हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। और आज मैं एक सीए इंटर जीएसटी का टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कशन करूँगी, जिसका हाई चांसेस बनता है आपके एग्ज़ाम्स में आने का, आपके जो जनवरी अटेम्प्ट है उसमें एंड ऑनवर्ड्स जो भी अटेम्प्ट्स हैं उन सब में हाई चांसेस रहता है ये सारे जो टॉपिक्स आज मैं डिस्कस करूँगी इन सब के आने का। एज अ सीनियर मैं बस यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ आपको। एक चीज़ ये है कि आप अगर सोचोगे कि सिर्फ आप इनकम टैक्स के भरोसे जाओगे, so this that thing will not give you at least 40 marks in the आपका जो जीएसटी जो आपका टैक्स का पेपर है। ठीक है, द थिंग इज़ कि आप सिर्फ अगर इनकम टैक्स करके जा रहे हो, उसमें पीजीपीपी के इतने एडजस्टमेंट्स है, या आपका चैप्टर 6 का इतना चैप्टर 6 से जो अपना है डिडक्शन वाला, उसमें इतने एडजस्टमेंट्स है, वहाँ जाके ना इंसान थोड़ा सा तो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रोविज़न सब पढ़ के जा रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, अनटिल अनलेस आपका बहुत ज़्यादा ही अच्छा ग्रैप है किसी सब्जेक्ट में, जो आपका इनकम टैक्स है उसमें, वो एक एक्सेप्शनल केसेस बन जाता है। बट मैं नहीं चाहूँगी कि आप कोई रिस्क लो, और इस वजह से मैं यही आपको बोलूँगी कि अगर कोई इंसान जैसे अगर जीएसटी कर लेता है और उसके साथ इनकम टैक्स करे, देन इट इज़ ओके, तब मैनेजेबल है 40 मार्क्स लाना, पास होना। बट अगर कोई इंसान सोच रहा है कि सिर्फ इनकम टैक्स करके जाऊँगा, जीएसटी कुछ नहीं करूँगा और चला जाऊँगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर जीएसटी बहुत अच्छे से किया हुआ है और इनकम टैक्स का अच्छे से आपने जो जो उठा के देखना है, अपना प्रोविजंस देखा हुआ है, अपने पीजीपीपी का एडजस्टमेंट सारा देखा हुआ है, आपका सैलरी वाला एचपी है, चैप्टर 6 से देखा हुआ है, ठीक है, तब लगता है कि मैनेजेबल है 40 मार्क्स एटलीस्ट लेके आना, पास तो हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरे टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ के गए थे, इनकम टैक्स जीएसटी, बट वहाँ पे जाके क्या हो रहा है कि मेरे को जीएसटी में ज़्यादा भरोसा था, और जो क्वेश्चंस आए थे मैंने उतना मतलब तब प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, क्योंकि मेरा उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मे 18 का टाइम पे ये मेरा, और मैंने इतना प्रैक्टिस भी नहीं किया था इनकम टैक्स। तो वहाँ जाके मेरे को एकदम ब्लैकआउट हो गया, इसके क्या प्रोविजंस थे क्या नहीं थे ये वो। बट क्योंकि जीएसटी मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो मैं भगवान भरोसे पर जीएसटी पहले तो अच्छे से क्लियर की, उसके बाद जाके इनकम टैक्स छुआ था वहाँ पे। तो मैं यही गॉड से मना रही थी, प्लीज़ भगवान सिर्फ टैक्स में बचा लेना, टैक्स में बचा लेना। एग्जैक्ट मेरा टैक्स में 40 आया था, बाकी सब्जेक्ट से अकाउंट्स में मेरे साथ एग्जामिशन थे और भी कुछ थे, बट एग्जैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पे एटलीस्ट एक ग्रुप तो क्लियर हो गया था। ठीक है, सो इन दिस वे एज अ सीनियर मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ कि आप जीएसटी तो मत छोड़ के जाना, किसी भी मतलब किसी भी स्कोप पे आप जीएसटी तो एकदम भी छोड़ के मत जाना। जीएसटी करके जाना, स्कोरिंग भी है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा या लेंदी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी छोड़ के मत जाना बस। तो स्टार्ट करती हूँ। इसके अलावा जो मैंने टॉपिक्स इधर आज डिस्कस किए हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक लगता है कि जो आपके हिसाब से आपको समझ में नहीं आया, या थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है उसको समझने में, या उसको सिंप्लीफाइड वे पे समझना है, सो यू कैन कमेंट मी। मैं ट्राई करूँगी कि आपके एग्ज़ाम के पहले पहले तक उसको पोस्ट कर सकूँ। स्टार्टिंग विद द वीडियो, फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए अगर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं ना, अभी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी है। ठीक है, ये दो चीज़ कौन से? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, बाटली, दारू, एंड द सेकेंड थिंग इज अपना पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल। ये 5 आइटम एक साथ आदमी पढ़ते हैं। तो ये दोनों जो आइटम्स हैं ये अभी भी जीएसटी के बाहर है। ठीक है, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये सब कहाँ है, इसमें क्या क्या एप्लीकेबल है। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है कि इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन से में लगता है, किस में स्टेट एक्साइज लगता है, किस में अभी भी वैट सीएसटी लग रहा है। तो ये चीज़ें एमसीक्यू की फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैंने इधर अच्छे से टिक मार्क करते हुए लिखा है कि ये तो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी है अभी तो, और ये ना अभी आने का भी कोई चांसेस है, बट इसके आने का चांस है फ्रॉम द डेट जब रिकमेंडेशन आएगा बाय द जीएसटी काउंसिल। तो जिस दिन रिकमेंडेशन आएगा उस दिन के डेट से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके एप्लीकेबल होने का बात चल रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है।
ठीक है। और ये तो जीएसटी के बाहर ही रखा हुआ है। जब अपने जीएसटी का डिफिनेशन भी पढ़ते हैं ना, तब भी अपने ये देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन वाला एक्सेप्ट ही रहता है। तो ये इसको जीएसटी के परिवू के बाहर रखा गया। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे को मेजोरिटी रिवेन्यू यहीं से आता है, तो वो क्या बोलती है कि मैं इस रिवेन्यू को छोड़ूंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये अभी भी इसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है और वैट सीएसटी लगता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी वैट सीएसटी अपना लगता है, लेकिन इसका क्या है कि इसमें सेंट्रल का पावर है, तो इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। ठीक है, कि आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका टोबैको है, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जितने भी है, गुटखा जो आपका है स्मोकिंग वगैरह का एंड ऑल, तो आपका जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उसमें आपका अभी जीएसटी लगना चालू हो चुका है, तो इसमें तो जीएसटी लगता है। इसके साथ साथ सेंट्रल एक्साइज भी लगता है। ठीक है, सेंट्रल ये जो मैंने बात किया कि ये जो एक्साइज वाला है, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, वो कब लगेगा? जब फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब फर्स्ट टाइम उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब एक फैक्ट्री बना हुआ है, फैक्ट्री से जब एक बार प्रोडक्शन करके बाहर निकल रहा है, उस टाइम पे ही फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे अपना एक्साइज लगता है। इसके बाद जैसे फर्दर मान लीजिए 100 रुपये का कॉस्ट लगा फैक्ट्री के प्रोडक्शन में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ लो कि जैसे 100 रुपये का फैक्ट्री में कॉस्ट लगा अपने को इसका प्रोडक्शन करने का, तो अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि आप जब 100 रुपये का प्रोडक्शन किए, आप इसमें जीएसटी आप इसमें जो है एक्साइज जोड़ोगे, प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ोगे, और क्या जोड़ना है? ये सब जोड़ने के बाद तब जाके फैक्ट्री जो आगे वाला सप्लाई चेन है उसको सप्लाई करेगी। ठीक है, अब जो आगे वाला सप्लाई चेन है उसके लिए मान लेते हैं 120 रुपये में आएगा जीएसटी, प्रॉफिट सब कुछ जो फैक्ट्री वगैरह से जोड़ने के बाद आया। अब ये 120 का सामान सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट जोड़ के और जीएसटी जोड़ के आगे सप्लाई करेगा। मतलब अब यहाँ पे एक्साइज फिर से नहीं जोड़ेगा। एक्साइज से फर्स्ट टाइम जुड़ता है जब अपना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने के बाद जो फर्स्ट टाइम सेल होता है वहां पे जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद हाँ, टोबैको में क्या बता रही थी कि मैं अपना सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी सब लगेगा, उसके साथ साथ सेंट्रल एक्साइज लगता है। ठीक है, ये जो अपना ओपियम, अपना इंडियन हेम्प एंड नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह, उन सब केसेस में भी जीएसटी है और उसके साथ साथ इसमें सेंट्रल एक्साइज लगता है। नाउ एक सिंपल का एग्जांपल से समझते हैं व्हाट इज 9(1) सेक्शन और आपका 9 का 3 सेक्शन क्या बोलते हैं, जो अपने सिंपली इसको आरसीएम बोल देते हैं। उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो 9 का 1 में क्या होता है कि ये सप्लायर है और ये अपना रिसीवर है। ठीक है, तो सप्लायर जो अपना इन्वॉइस चार्ज करेगा, मेरे को वो गुड्स दिया मान लीजिए 10,000 का, और उस टाइम पे जीएसटी था अपना 18% का, तो 10,000 का गुड्स का वो चार्ज करेगा। इसके साथ साथ 18% का जीएसटी भी कलेक्ट करेगा मेरे से ही, और टोटल इन्वॉइस बनाएगा 11,800 का। तो मैंने उसको 11,800 जमा कर दिया सर्विस के बदले में या गुड्स के बदले में, जो भी था। तो ये इन्वॉइस में ही ले लिया था। अब इस इन्वॉइस को वो क्या करेगा, जो अपना सप्लायर है, ठीक है, इस इन्वॉइस को वो जीएसटीआर 1 में फाइल करेगा। अब जीएसटीआर 1 में जब फाइल हो जाता है तो कुछ दिन के अंदर अपने को 3B फाइल करना है। जब 3B फाइल कर रहे हैं अपने, तो 3B बेसिकली उसमें अपना लाइबिलिटी शो होने लगता है कि इतना टैक्सेबल वैल्यू है, इसका इतना जीएसटी बनता है आपको देना। मान लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में कि कोई मेरा आईटीसी नहीं है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, जो अपना ये 1800 का कलेक्शन है ये अपने को यहाँ पे करना है। यही एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल है, सप्लायर, रिसीवर, जीएसटी 18%, वही अपना गुड्स का रेट है, दैट इज अपना 10,000 का माल सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो इनवॉइस चार्ज किया वो सिर्फ 10,000 का है, यहाँ पे जीएसटी ऐड नहीं किया हुआ है। इसके तरीके से यहाँ पे डिक्लेरेशन दे दिया है कि भाई जो रिसिपिएंट है उसको यहाँ पे आरसीएम जमा करना है। तो जब रिसीवर क्या करेगा, अपने 3B में सबसे पहले तो लाइबिलिटी शो करेगा आरसीएम का 1800 का लाइबिलिटी, और उसके साथ साथ उसका पेमेंट भी कर देगा। तो ये वाले सिनेरियो पे रिसिपिएंट ही जाके यहाँ पे इसको 1800 दिया नहीं, ठीक है, रिसीवर यहाँ पे रिसिपिएंट जो है वो सप्लायर को 1800 दे रहा है, फिर सप्लायर जाके गवर्नमेंट को जमा कर रहा है। इस तरीके से हो रहा है क्रॉस कनेक्शन। यहाँ पे मैंने इसको गुड्स दिया, उसने मेरे को सिर्फ गुड्स के बदले में ही पैसा दिया, जो जीएसटी का लाइबिलिटी है वो मेरा बनता है। तो मैंने क्या किया है कि अपना
आरसीएम में अपना लायबिलिटी दिखा के मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा जमा कर दिया है, तो उसी को बोलते हैं अपना आरसीएम। अब 9 का 3 जो अपना आरसीएम होता है, ठीक है, उसको अपने समझते हैं। सबसे पहले तो जीटीए, और इसको मैंने एकदम सिंप्लीफाइड वे पे रखा है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम सिंपल है। और जो ये पूरा डाटा है वो मेरा जो अपना चार्ट फॉर्मेट है उसी के फॉर्मेट में चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले जीटीए का बात करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती है, जो अपना गुड्स का सप्लाई करती है थ्रू रोड, ठीक है। तो ये रोड वाले पे क्या होता है, अगर वो 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट करती है जहाँ पे उनको आईटीसीपी मिलता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि मान लेते कि देखो दोनों ही केसेस में अगर वो अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेगी, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को, तो अपना क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैंने आरसीएम के साथ एग्जेम्पशन वाला जो चैप्टर उसको भी कवर किया है, ठीक है। तो ये आपको मोर क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो एग्जेम्प्ट, और भले वो 5% वाला ऑप्ट करेगा तो भी अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट तो एग्जेम्प्ट। बट वहीं पे जीटीए 12% वाला है, 12% नहीं, यानी कि आईटीसी लेगा वो, और वो अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड पर्सन में आते हैं, वो नोटिफाइड रेसिपिएंट या फिर कोई रजिस्टर्ड इंसान को दे रहा है। तो इन सच ए केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर वो 12% वाला है तो एफसीएम ही चार्ज होगा। बट वहीं अगर 5% ऑप्ट किया हुआ है जीटीए का और वो तब आईटीसी नहीं लेगा, तो इन सच ए केस में क्या है कि अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड है या फिर रजिस्टर्ड है तो उसको आरसीएम देना पड़ेगा। बट एफसीएम तब होगा जब वो इनवॉइस में अपना डिक्लेरेशन देते हुए इनवॉइस में चार्ज कर लेगा। तो ये जो नोटिफाइड रेसिपिएंट पर्सन हम लोग बोल रहे हैं वो इसमें इंक्लूड आता है अपना पार्टनरशिप फर्म, एओपी, चाहे ये सब जितने भी अपने बात बोलेंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे नॉन रजिस्टर्ड है, दोनों आएंगे। यानी कि अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो अपने को अंडर सेक्शन 24 अपना कंपलसरी जीएसटी लेना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट है, अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है, पार्टनरशिप फर्म है, सब आ जाएंगे, ठीक है। और आरसीएम एक ही केस में होगा, कब, जब ये 5% वाला स्लैब है, जब अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड या फिर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया हुआ है, तब जाके ही आरसीएम होगा। तो ये एक ही केस में आरसीएम है, अदरवाइज सब में एफसीएम है या फिर एग्जेम्प्ट है। इसके बाद अपना बात आता है रिकवरी एजेंट। तो बैंक्स और एनबीएफसीज में जनरली क्या होता है कि बहुत सारा एनपीएस एज वी नो बन जाता है। तो उस केस में जो बैंक क्या करती है, रिकवरी एजेंट को हायर करती है, उसको बोलती है कि भाई इसका रिकवरी करवा के दो मेरे को। तो इन सच ए केस में जो वो सर्विस ले रही है उसके बदले में रेसिपिएंट सर्विस ले रही है, तो जो रेसिपिएंट है वही अपना आरसीएम में जमा कर देगी पैसा, वो है। इसके बाद आता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, एलएलपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड कौन होता है, उसको मैंने नोट बना के रखा हुआ है। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो ये बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी नहीं होनी चाहिए। और वो क्या करेगी, सर्विस दे रही है बैंक एनबीएफसीज को, तो बैंक एनबीएफसी जो सर्विस ले रही है उससे ये अपना आरसीएम में ही पैसा जो अपना जीएसटी बनता है वो कलेक्शन करके दे देगी। अब आता है बात बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, ठीक है। इसमें बहुत जिनको कन्फ्यूजन होता है, बट ये ध्यान से देखना कि बिजनेस फैसिलिटेटर का सर्विस ले रही है बैंक। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर का सर्विस ले रही है बैंक, तो ये ग्रीन वाले चीज को देखो, इन दोनों के बीच में जो सर्विस लेने का बात हुआ, तो बैंक ने सर्विस लिया, यहाँ पे बैंक आरसीएम में जमा कर देगी। बट वहीं पे बिजनेस फैसिलिटेटर क्या किया, अपने एजेंट को हायर किया, एजेंट से सर्विस ले रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मली एफसीएम जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ अगर ये वाला केस होगा तभी आरसीएम है, अदरवाइज क्या है, एफसीएम है। इसके अलावा जब अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का बात करते हैं तब थोड़ा केस उल्टा है। अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के बीच अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जिसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का सर्विस बैंक ले रही है, तो यहाँ पे आरसीएम नहीं है, इसमें एफसीएम ही है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उससे इनवॉइस चार्ज करेगी और उसमें अपना जीएसटी चार्ज कर लेगी,
तो ये नॉर्मल एफसीएम जाएगा जो 9 का 1 अपने पढ़ के आए। लेकिन वहीं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अब एक एजेंट को हायर कर रही है, अब उस एजेंट से सर्विसेज ले रही है, तब जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वही जाके आरसीएम जमा कर देगी। तो यहाँ पे केस उल्टा था, ठीक है, दोनों ही केसेस थोड़े उल्टे थे, तो इसको ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना कि यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एग्जाम में आ जाएगा तो यहाँ पे बैंक की जगह आरसीएम करके आ जाओगे। इसके बाद है अपना, अगर आरबीआई सर्विस लेती है ओवरसीइंग कमेटी का, तो इन सच केस आरबीआई को आरसीएम जमा करना है। फिर डायरेक्टर वाले केस में क्या है कि अगर कोई भी इंसान है कंपनी में, ठीक है, अगर वो सैलरी उठा रहा है, अगर वो कुछ पैसा उठा रहा है जो एम्प्लॉयमेंट टर्म का है, या जो क्या होता है जिसमें टीडीएस अंडर सेक्शन 192 कटता है, जो 24Q अपने पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकली अपने आर्टिकलशिप में किया होगा तो पता होगा उसको। तो अंडर सेक्शन 194 में उसका कटता है टीडीएस, या तो फिर समझ लो कि वो सैलरी वाला पैसा है, या फिर समझ लो कि वो एम्प्लॉयमेंट वाला पैसा है, प्योर एम्प्लॉयमेंट है, तो वो शेड्यूल 3 में आ जाता है, जिस वजह से वो नेगेटिव लिस्ट चला जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं है। बट वहीं पे वो पेमेंट हो रहा है किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। देखो, एग्जीक्यूटिव को सैलरी मिलता है, नॉन एग्जीक्यूटिव को सैलरी नहीं होता है। एग्जाम्पल्स में जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, तो उनको कोई भी सर्विस के बदले हम उसको पैसा दिए जा रहे हैं कंपनी ने, तो ये जो आरसीएम जमा होगा वो कंपनी जमा करेगी, कंपनी से सर्विस ले रही है, कंपनी जाके जमा कर देगी, ठीक है। अब बात आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो ये सप्लायर है, ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है किसी पार्टनरशिप फर्म को या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ये जो फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट है यही जाके आरसीएम जमा करेगी। अब आता है सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज है और इन दोनों के बीच में आता है बैंक। लेंडर अपना सिक्योरिटीज गिरवी रखता है और बोरोवर अपना पैसा उठा लेता है बैंक से। तो ये लेंडर क्या करता है, बोरोवर को बोलता है कि हम अपना पैसा, हम अपना सिक्योरिटीज लेंड किए हैं, उसके बदले में तुम मेरे को क्या करो, कुछ चार्जेस पे करो, कुछ फीस दो मेरे को, कि हम तुम्हारे लिए तो रखे हैं सिक्योरिटीज, जिसके एवज में तुमने पैसा उठाया, बोरो किया। तो बोरोवर क्या करता है कि जो कंसिडरेशन यहाँ पे करेगा उसको, उस कंसिडरेशन वाले अमाउंट पे वो यहाँ पे आरसीएम जमा कर देगा। अब है सिक्योरिटी सर्विसेज। ये जो पर्सनल सिक्योरिटीज़ होते हैं, जैसे बॉडीगार्ड्स वगैरह जो अपने दिए, जो बॉडीगार्ड से इशू होता है, जो कंपनी ये काम करती है, तो वो क्या होता है कि अगर जो बॉडीगार्ड देने वाला काम है वो सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब इसमें पार्टनरशिप फर्म नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है सिर्फ। तो इसमें बॉडी कॉर्पोरेट में अपने एक बार दिखाई देती हूँ कि क्या क्या आता है। बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है उसमें एलएलपी होता है, कंपनी होता है, ओपीसी कंपनीज हो सकते हैं, फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड है, मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं इंक्लूड है, ये ध्यान में रखना। तो जब क्या होता है, सप्लायर इज द बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज एफसीएम। सप्लायर कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, बट रिसिपिएंट यहाँ पे रजिस्टर्ड इंसान है, लेकिन वो रिसिपिएंट वो वाला रजिस्टर्ड इंसान नहीं होना चाहिए जो सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए रजिस्टर्ड है या फिर जो टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड था, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। बाकी जितना भी रिसिपिएंट है जो रजिस्टर्ड है, उस केसेस में जो रिसिपिएंट है वही जाके यहाँ पे आरसीएम जमा कर देगा। बट ऑल कोई भी अदर केस हो, चाहे सप्लायर इज द बॉडी कॉर्पोरेट वाला केस हो, चाहे सप्लायर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, बट क्या हो रहा है कि रिसिपिएंट अपना कॉम्पोजिशन वाला स्कीम वाला बंदा है या फिर टीडीएस का जो कलेक्शन करने के लिए उसके लिए वो रजिस्टर्ड है सिर्फ और सिर्फ, या तो फिर वो अनरजिस्टर्ड है, तो कितना भी केसेस होगा यहाँ पे अपना एफसीएम ही चार्ज होगा। तो आरसीएम का सिर्फ एक ही केस है। उसके बाद अपना रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट
जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी है, वो अगर क्या कर रही है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है, तो इन सच केस में यही लोग आरसीएम जाके पैसा जमा करेगा। और जनरली यही होता है, गवर्नमेंट से सर्विस लो कोई तो आरसीएम में ही जमा होता है। उसके बाद अगर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ऑफ अपना डेवलपमेंट राइट्स दिया जा रहा है, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स दिया जा रहा है, या तो फिर लॉन्ग टर्म लीज में अपना जमीन दे दी है 30 साल से ज़्यादा के लिए, तो ये लैंड ओनर क्या कर रहा है, प्रमोटर को अपना जमीन दे रहा है, और उसमें जो डेवलपमेंट वाला जो उसके पास राइट्स है, उसमें बिल्डिंग बनाने 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, वो वाला बिल्डिंग्स का सारा राइट्स या फिर उसको लीज में दे दे रहा है वो प्रमोटर को। अब प्रमोटर उसमें डेवलपमेंट्स वगैरह करेगा और उसके बदले में उसको कुछ पैसा जमा करेगा, तो ये जो कंसिडरेशन जमा करेगा उसमें आरसीएम देना है, वो प्रमोटर ही देगा, वो लैंड ओनर देगा नहीं। जनरली ये क्योंकि अनरजिस्टर्ड ही होता है, इस वजह से ये क्लॉज आया। इसके बाद नेक्स्ट है अपना रेंट, जो अपना रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या तो इसको ध्यान से सुनो। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है या तो फिर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो इन सच केस में क्या होगा, अगर जो इसको देने का पर्पज़ है, जो यहाँ पे मतलब जो रिसीवर है, वो अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है उसको रेसिडेंस पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, ये दोनों ही केस में अगर पर्सनल यूज़ है तो फिर एग्जेम्प्ट है डायरेक्टली, पहला बात। दूसरा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे ये रेसिपिएंट कौन हो रहा है, यहाँ पे इस केस में रेसिपिएंट है कंपनी। ये कंपनी क्या कर रही है ना, ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ले रही है और उसको रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज़ करिए। किसके रेसिडेंस के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के रेसिडेंस के लिए, अपने डायरेक्टर को रहने करने के लिए, तो डायरेक्टर एम्प्लॉय के रेसिडेंस वाला यूज़ हो रहा है। अल्टीमेटली ये कॉमर्शियल यूज़ है, बिजनेस यूज़ है, बट यहाँ क्या है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन सच केस में क्या होगा, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट यही वाला केस अगर ऐसा है कि रेसिडेंट जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है और इसका यूज़ इस तरीके से हो रहा है कि वो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, एम्प्लॉय डायरेक्टर के लिए, तब यहाँ पे आरसीएम जाएगा। चाहे जो सप्लायर है वो कोई भी सप्लायर होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी चल जाएगा। अब आता है केस जहाँ पे कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, अब वो रहने करने के लिए नहीं है, वो कॉमर्शियली यूज़ होगा। जैसे मैंने रेंट पे लिया फिर मैं दूसरे को रेंट पे दे रहा हूँ, तो वो वाला यूज़ हो रहा है, या कोई भी अदर पर्पस जिससे कॉमर्शियल यूज़ है। तो कॉमर्शियल यूज़ का जब बात आता है तो उस केस में क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है उसको, और यहाँ पे सप्लायर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों ही केसेस में क्योंकि तुम कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो लेकिन यहाँ पे रेसिपिएंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे जो सप्लायर होगा उसको रजिस्टर होके अपना एफसीएम में बिल चार्ज करना पड़ेगा, वो यहाँ पे बिल कलेक्शन करेगा एफसीएम पे। तो इसमें आरसीएम होता कब है, आरसीएम एक तो ये वाला केस जहाँ पे ये रेसिडेंस वाला एम्प्लॉय डायरेक्टर वाला केस हुआ, और दूसरा केस हुआ कि कॉमर्शियल यूज़ है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है जो सर्विस ले रहा है, मतलब जो रेंटिंग वाला सर्विस ले रहा है, और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सप्लायर बन जाती है तब अपना आरसीएम चार्ज कर, तब अपना आरसीएम में हमको जमा करना पड़ता है पैसा। अदरवाइज क्या है कि सारे केसेस में लगभग एफसीएम ही है, इसको एकदम अच्छे से देखना। और ये अदर आरएनआर का मतलब है कि रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, आपको इधर एफसीएम में ही कलेक्शन करना पड़ेगा। अब और इम्पॉर्टेंट ये भी है, इसको भी ध्यान से सुनो। जब रेंटिंग और मोटर व्हीकल है तो इसमें आरसीएम कब होता है, कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस
सारे के सारे कंडीशंस अगर फुलफिल होता है तभी आरसीएम है, अदरवाइज ऑल द केस में एफसीएम है। तो कंडीशन क्या है? रेंटिंग और मोटर व्हीकल क्यों हो रहा है? पैसेंजर के लिए हो रहा है, ठीक है। फिर जीएसटी पेबल कितने परसेंट के हिसाब से हो रहा है? 5% वाला विदाउट आईटीसी लिए हुए। उसके बाद फिर फ्यूल कॉस्ट, जो अपना कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है उसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड है, फ्यूल कॉस्ट भी। इसके बाद जो सप्लायर है वो कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, मतलब इसमें पार्टनरशिप फर्म आएगा, ठीक है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बोला है, तो अगर सप्लायर कौन है? पार्टनरशिप फर्म है। और रिसीवर कौन है? यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब रिसीवर मान लेते एलएलपी हो गई, तो उस केस में ही आरसीएम में जमा करना पड़ेगा रेसिपिएंट को पैसा। अदरवाइज कोई भी केस ले ले, चाहे जैसे कि 12% वाला केस ले लेंगे तो डायरेक्ट ही एफसीएम हो जाता है, या यहाँ से पैसेंजर की जगह गुड्स वाला केस ले लेते हैं, या फिर ये 5% तो है लेकिन इसमें बोलेगा कि फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडिंग नहीं है, तो भी अपना क्या है? एफसीएम हो जाएगा। या बोलेगा कि सप्लायर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, मतलब ये एलएलपी ये भी एलएलपी, एफसीएम हो जाएगा। ये अगर पार्टनरशिप फर्म है और ये एलएलपी है तभी आरसीएम होगा, ठीक है। ये अगर इंडिविजुअल है और ये अगर एलएलपी है तो ही आरसीएम होगा, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल है और ये भी इंडिविजुअल है तब भी एफसीएम में आपको, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप रजिस्टर होकर एफसीएम में जमा करो पैसा, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट? यस, नेक्स्ट अब बस अपना बचता है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी में क्या बोलते हैं कि एक ऑथर है वो अपना बुक्स लिखता है, तो वो क्या करता है कि अपना बुक्स का कॉपीराइट को ट्रांसफ़र करता है, पब्लिशर को देता है, और पब्लिशर उसके बदले में उसको रॉयल्टी पे कर रहा है। तो ये जो रॉयल्टी पे कर रहा है उसमें वो यहाँ पे आरसीएम में पैसा दे देगा। बट समटाइम क्या होता है कि जो ऑथर है ना वो एफसीएम में उसको चार्ज कर लेता है पैसा, और वही कलेक्शन करके गवर्नमेंट को देना चाहेगा। तो इस ऑप्शन में ये एक ऑप्शन है, ठीक है, या तो आप आरसीएम पब्लिशर देगा या तो फिर ऑथर यहाँ पे चार्ज करके एफसीएम में देगा। ये सिर्फ ऑथर और पब्लिशर के बीच में ही ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला रॉयल्टी में क्या होता है कि ये एफसीएम चार्ज करेगा, तो इसमें क्या होना चाहिए कंडीशन? ये रजिस्टर्ड होना चाहिए बंदा, अपने इनवॉइस में डिक्लेयर कर देगा कि भाई मैं यहाँ पे जीएसटी का कलेक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आपने एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो आपको 1 साल ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। यही रॉयल्टी वाला केस दूसरा आता है जहाँ पे म्यूज़िक कंपोज़र है, म्यूज़िक बनाने वाला काम करता है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, और ये लोग अपना जो ये सारा चीज़ है वो अपना कॉपीराइट इसका ट्रांसफ़र कर देता है, म्यूज़िक किसी कंपनी को देती है, म्यूज़िक कंपनी को दे देता है, या तो फिर प्रोड्यूसर को दे देता है। तो यहाँ पे ये केस में ये लोग ही आरसीएम जमा कर देगा, और ये लोग उसको रॉयल्टी दे रहे हैं, रॉयल्टी के साथ साथ यही लोग अपना आरसीएम जमा कर देगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ। एंड इफ़ आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जो आपसे छूट रहा है या फिर आपको समझ नहीं आता है, या इस वीडियो में भी अगर आपको लग रहा है कि यस ये बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, वॉट एवर इज़ योर रिव्यू।